मेरा नाम आरोही है। मुझे मजबूर होकर मेरे पिताजी के मालिक के अंधे बेटे से ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ी। वो मुझसे कह रहे थे कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, मैं तुम्हारे बाप को माफ़ कर दूंगा, उसे जेल नहीं भेजूंगा। मैंने मजबूर होकर उनकी शर्त मान ली और अपने पिताजी के लिए मालिक के अंधे बेटे से शादी कर ली और सोचा कि कुछ दिन बाद इसे जहर खिलाकर मार दूंगी। शादी भी हो गई थी। शादी की रात मैंने उसे अपने पास आने नहीं दिया। उसने अपने कपड़े चेंज किए और बेड की दूसरी साइड जाकर सो गया। फिर कुछ दिन बाद मैंने उसको किसी बहाने से दूध में जहर डालकर उसे पिला दिया, लेकिन जब अगले दिन उसे जिंदा देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अरे आरोही की माँ, जल्दी इधर आओ और अपनी पागल बेटी को समझाओ, इसका दिमाग खराब हो गया है। महेश ने अपनी पत्नी सुशीला को आवाज दी थी। समझने की जरूरत इसे नहीं है, समझने की जरूरत तो आरोही के पिताजी तुम्हें है। तुम्हें पता है, आरोही हमारी इकलौती बेटी है। बचपन से लेकर आज तक इसने कभी हमसे कोई जिद नहीं की, ना ही कभी हमसे कोई चीज मांगी है। बेचारी बच्ची ने सारी जिंदगी घुट घुट कर जी है, लेकिन अब इसकी शादी है और ये इसके लिए बहुत बड़ी बात है। और अभी ये जिन चीजों के लिए तुमसे कह रही है, तो तुम इसे मना नहीं कर सकते। तुम्हारा फर्ज है इसकी हर जरूरत को पूरा करना। कम से कम इसकी शादी पर तो दिल खोलकर खर्च करो। सुशीला ने अपने पति को एक लंबा चौड़ा लेक्चर सुना डाला था। अब हर चीज क्या मैं इससे पूछकर करूंगा? लगता है तू भी पागल हो गई है। तुझे पता है, ख्वाहिशें पैसों से पूरी होती हैं। इसकी तो जिद है। इसे पूरा करने के लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मैंने तो मुश्किल से 4 लोगों के खाने का जुगाड़ किया है। आज के टाइम में तो कोई उधार भी नहीं देता। उधार ले भी लूं तो बाद में देना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं इसे किसी आस पर नहीं रखना चाहता। ये बात तू भी समझ ले और इसको भी समझा दे। इसके लिए यही अच्छा होगा। इसके जो भी सपने हैं ये अपने पति के घर जाकर पूरे करेगी। महेश दोनों माँ बेटी से कहता हुआ वहां से उठ खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि इन दोनों माँ बेटी का दिमाग खराब हो गया है और महेश उनको नहीं समझा सकता था। माँ, ये क्या बात हुई? तुमने मुझसे कहा था कि अपने सारे शौक अपनी शादी पर पूरे करना। तेरी शादी पर सारे सपने पूरे होंगे। लेकिन देखो, पिताजी आज भी मेरी बात नहीं सुन रहे। वो हमेशा की तरह आज भी मुझसे यही कह रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं है और मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर रहे। आरोही नाराज होने लगी तो सुशीला उसे समझाते हुए कहने लगी कि बेटा, तुम तो जानती हो हमारे घर के हालात कैसे हैं। तुम्हारे पिताजी के पास सच में पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं उनसे बात करूंगी। सुशीला महेश को बहुत अच्छे से समझती थी, मगर वो क्या करती? बेटी भी तो इकलौती थी और वो चाहती थी कि उसकी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी हो। पर ऐसा वो सिर्फ कह ही सकती थी, मगर उसकी ये चाहत पूरी होना बहुत मुश्किल था। महेश एक बड़े से बंगले में एक मामूली सा नौकर था और उसकी सैलरी भी बहुत कम थी, जिसमें वो मुश्किल से 2 वक्त का खाना अपने परिवार को खिलाता था। सुशीला पूरे महीने बहुत थोड़ा थोड़ा खर्च किया करती थी, मगर फिर भी महीना पूरा होने से पहले घर का राशन खत्म हो जाता था। महेश ने अपने मालिक से 1-2 बार सैलरी बढ़ाने की बात की थी। अगर उसकी सैलरी ज्यादा की तो उन्हें घर खाली करना होगा, जिस पर महेश चुप हो जाता था। मालिक के घर के पास ही 2 कमरों का एक छोटा सा घर था, जिसमें महेश अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। पर सर छुपाने के नाम पर उसके पास बस यही घर था। अगर वो भी उससे छिन जाता, इस वजह से वो कम पैसों में यहीं पर अपना गुजारा कर रहा था। वो सोचता था, अगर उसका कोई बेटा होता तो वो काम करता और उसे इस मुश्किल वक्त से निकालता। मगर उसके घर पर आरोही के पैदा होने के बाद कोई बच्चा हुआ ही नहीं और आरोही के बहुत जिद करने के बाद भी महेश ने उसे बस 8वीं क्लास तक ही पढ़ाया था। इसलिए आरोही कोई नौकरी नहीं कर सकती थी और ना ही उसकी कोई मदद। वो बस जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे थे, जिन खुशियों में कोई रंग नहीं थे। आरोही छोटी सी उम्र में ही बहुत समझदार हो गई थी, मगर फिर भी कभी कभी और उसका दिल करता था कि वो अपने पिताजी से ख्वाहिश करे और उसके पिताजी उसकी हर ख्वाहिश पूरी करें। अपने दिल के हाथों मजबूर होकर वो अपने पिताजी से जिद करने लगती थी, मगर महेश हमेशा उसे ये कहकर टाल देता था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। आरोही अपनी माँ से शिकायत करती तो वो उससे कहती कि लड़कियों की सारी ख्वाहिशें उनकी शादी पर पूरी होती हैं, तुम भी अपनी ये सारी ख्वाहिशें अपनी शादी पर ही पूरी करना।
उस दिन के बाद से आरोही ने महेश से कोई भी जिद नहीं की और फिर आरोही अपनी सारी ख्वाहिशों की एक लिस्ट बनाकर अपने पास रखने लगी जो उसे अपनी शादी पर पूरी करनी थी। वो 20 साल की हुई तो उसका रिश्ता आ गया। लड़का महेश के दोस्त का बेटा था। वो लोग भी महेश के जैसे ही थे, मगर उनके हालात महेश के घर के हालात से थोड़े ठीक थे। महेश के दोस्त के बेटे का नाम आरव था और वो आरोही को पसंद करता था। आरोही भी उसे पसंद करती थी और दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में चुन लिया था। जब दोनों का रिश्ता पक्का हुआ तो उनमें से किसी को भी कोई परेशानी नहीं थी। वो लोग तो खुशी खुशी आरोही का रिश्ता लेकर आए थे, इसलिए महेश ने मना करना ठीक नहीं समझा और ये रिश्ता आरोही के लिए बिल्कुल ठीक था, क्योंकि महेश जानता था जैसे उसके घर के हालात हैं, उसकी बेटी के लिए कोई राजकुमार नहीं आएगा, ना ही कोई अमीर ज्यादा उसकी बेटी से शादी करेगा। वो अपने हालातों को अच्छे से जानता था, इसलिए वो हकीकत की दुनिया में रहता था कि उसकी बेटी के लिए आरव जैसा ही कोई होगा। इसलिए उसने आरोही की शादी आरव से करने का फैसला किया था। पहले उनका रिश्ता पक्का हुआ था और फिर कुछ महीने बाद शादी की डेट फिक्स की गई थी। इस बीच आरोही और आरव एक दूसरे से मिलते रहते थे। दोनों के बीच का प्यार वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था और फिर वो 8 महीने पलक झपकते ही गुजर गए थे। अब तुम हमें कोई एक डेट बता दो, अब हम बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहते हैं, आरव के पिताजी मोहनलाल ने महेश से कहा था। अरे आरोही तो तुम्हारी ही है, जब दिल चाहे उसे आकर ले जाओ, महेश ने मुस्कुराते हुए कहा था। फिर ठीक है, 15 दिन बाद हम आरव की बारात लेकर आएंगे और आरोही बेटी को अपने साथ ले जाएंगे, मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बात सुनने के बाद तो आरोही के पैर जमीन पर ही नहीं थे। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आखिरकार उसे उसका प्यार मिल जाने वाला था। आरोही, क्या सच में तेरी शादी की बात पक्की हो गई है? अगले दिन जब आरोही ने अपने दोस्त को शादी की बात पक्की होने के बारे में बताया तो वो आरोही से हैरान होकर पूछने लगी है, क्या तू सच कह रही है? तो आरोही ने कहा कि हाँ, मैं सच कह रही हूँ, इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है। मेरी तो अब जल्द ही आरव से शादी हो जाएगी और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आरोही के दोस्त ने उससे कहा, सच में आरोही, तू बहुत किस्मत वाली है, तेरा प्यार तुझे इतनी आसानी से मिलने वाला है, वरना कुछ लोग तो मेरी तरह होते हैं जो सारी जिंदगी अपने प्यार के लिए तरसते रहते हैं। उसने उससे जलते हुए कहा था। उसकी आवाज में दुख साफ झलक रहा था। आरोही उसकी बात समझ रही थी। आरोही की दोस्त भी किसी को पसंद करती थी, मगर इस दुनिया ने उसे उससे मिलने नहीं दिया। फिर उसके घर वालों ने 6 महीने पहले ही जबरदस्ती उसकी शादी अपनी मर्जी से कर दी, जहां से शादी के 10 दिन बाद ही उसका डाइवोर्स हो गया था और अब वो अपने माँ बाप के साथ रहती थी। तू परेशान मत हो, ऊपर वाले ने तेरे लिए भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा, आरोही ने उसे तसल्ली दी थी और फिर दिल ही दिल में अपनी किस्मत के बारे में सोचने लगी थी। सच में आरोही खुशकिस्मत थी। आरव को पाने के लिए उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी थी और ना ही उसे कोई परेशानी हुई थी। आरव तो आरोही को ऐसे मिल रहा था जैसे वो उसके लिए ही बना हो। माँ, मुझे सोने का एक सेट बनवाना है और कुछ कपड़े लेने हैं, आरोही अपनी माँ के पास आकर बोली। अरे पागल, तो खुद अपने लिए सोने का सेट बनवाकर क्या करेगी? वो लोग तेरे लिए सोने का सेट बनवा तो रहे हैं, वो काफी नहीं है क्या? सुशीला ने उसे देखते हुए पूछा। नहीं माँ, ये मेरी ख्वाहिश है सोने के सेट की, और तुमने कहा था कि शादी पर बनवा लेना, आरोही ने माँ को वादा याद कराया था। मगर सुबह तो तूने अपने पिताजी के सामने अपनी इच्छा रखी थी, अब फिर से नई जिद। सुशीला आरोही के पास गई। हाँ तो माँ, इसमें हैरान होने वाली बात कौन सी है? तुमने ही तो कहा था अपनी सारी ख्वाहिशों को अभी बचाकर रख लो, अपनी सारी ख्वाहिशें अपनी शादी पर ही पूरी करना। अब मैं वही तो कर रही हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ एक चीज बताई है, अभी तो मुझे बहुत कुछ लेना है, आरोही ने अपनी माँ से कहा। मगर आरोही बेटा, तुम्हारे पिताजी के हालात तो तुम्हारे सामने ही हैं। सुशीला ने उसे महेश के हालात बताने चाहे थे। मैं कुछ नहीं जानती माँ, मुझे बस मेरी चीजें चाहिए, आरोही ने थोड़े जिद्दीपन से कहा था। अच्छा अच्छा, नाराज होने की जरूरत नहीं है, सुशीला ने आरोही से कहा और फिर से अपने काम में लग गई थी। शाम को जब महेश घर आया तो आरोही ने महेश से फिर से जिद करना शुरू कर दिया, मगर महेश ने उसको साफ साफ मना कर दिया था कि उसकी ऐसी वैसी कोई भी जिद पूरी नहीं की जाएगी। इसलिए अगर वो कोई भी ऐसी वैसी जिद करने वाली है तो वो बिल्कुल चुप हो जाए और कोई फालतू की जिद ना करे और उसकी अपनी जो भी ख्वाहिशें हैं वो अपने पति के घर जाकर पूरी करे।
महेश के उठकर जाने के बाद आरोही गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। सुशीला अफसोस से अपनी बेटी को देखती रह गई थी। फिर थोड़ी देर बाद सुशीला आरोही के पास गई। आरोही, मेरी प्यारी बेटी, उठ जा और खाना खा ले, खाना ठंडा हो रहा है। लेकिन आरोही ने उसकी एक नहीं सुनी और उससे कहने लगी कि माँ, तुम चली जाओ, मुझे कुछ नहीं खाना। तो सुशीला ने सोचा कि इसे अभी इसके हाल पर छोड़ देती हूँ। अभी ये गुस्सा है, थोड़ी देर के बाद गुस्सा शांत होगा तो खुद ही बाहर आ जाएगी। लेकिन फिर पूरी रात ऐसे ही हो गई। फिर दूसरे दिन सुबह में सुशीला आरोही के पास दोबारा से गई और उसको उठाने लगी। आरोही, क्या बात है बेटी, तुम अभी तक नहीं उठी हो? उठ जाओ बेटा, देखो सुबह हो गई है, जल्दी से उठकर नाश्ता कर लो, फिर मुझे भी काम पर जाना है। जब से आरोही का रिश्ता पक्का हुआ था, सुशीला एक घर में काम करने जाती थी जहां पर उसकी सैलरी 8,000 रुपये थी। वो ये पैसे आरोही के दहेज के लिए जोड़ रही थी। महेश भी नाश्ता करके अपनी ड्यूटी पर चला गया था और सुशीला आरोही को उठा रही थी, मगर उसके उठाने पर भी आरोही उठ ही नहीं रही थी, बल्कि वो करवट बदलकर फिर से सोने का ड्रामा कर रही थी। अच्छा आरोही, मैं काम पर जा रही हूँ। मैं ये तेरे तकिए के पास कुछ पैसे रख रही हूँ। जब तू उठेगी तो जाकर दूध ले आना और चाय बना लेना और फिर नाश्ता कर लेना। सुशीला ने 50 रुपए का नोट आरोही के तकिए के नीचे रख दिया था और फिर वो भी वहां से चली गई थी। और अब शाम हो गई थी। सुशीला घर वापस आ गई थी। जब उसने घर आकर देखा तो घर बिल्कुल वैसा का वैसा ही था जैसे वो सुबह छोड़कर गई थी। एक चीज भी अपनी जगह से नहीं हिली थी। सुशीला ने वो सब देखकर कहा, ये आरोही अभी तक उठी नहीं है क्या? सुशीला परेशान होते हुए आरोही के कमरे में चली गई। सुशीला ने उसे देखा तो वो अभी तक अपनी जगह पर वैसे ही लेटी हुई थी। आरोही, तू अभी तक उठी नहीं है? तेरी तबीयत तो ठीक है? सुशीला उसके पास बैठते हुए उसे जगा रही थी और उसके माथे पर हाथ रखकर उसे चेक कर रही थी कि कहीं आरोही को बुखार तो नहीं आ गया। लेकिन वो तो बिल्कुल नॉर्मल थी। आरोही, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, क्यों नहीं उठी अभी तक? उसने देखा कि आरोही जाग रही है। फिर आरोही बोली कि मुझे नहीं उठना माँ। सुशीला ने नाराज होते हुए कहा, भला ये क्या बात हुई, क्यों नहीं उठना? उठ और उठकर कुछ खा ले। कल रात से तूने कुछ नहीं खाया है। मैं खाना बना रही हूँ, जब तू नहा ले और फिर आकर खाना खा ले। सुशीला ने उससे प्यार से कहा था और फिर वो उठकर बाहर आ गई। खाना पकाने के बाद जब सुशीला फिर से अंदर गई तो आरोही अपना सर अपने घुटनों पर रखकर बैठी थी। सुशीला ने अब गुस्से से पुकारा, आरोही क्या बात है? माँ, क्यों बार बार आकर मुझे परेशान कर रही हो? आरोही ने भी परेशान होकर जवाब दिया था, पागल लड़की, भूखे पेट कहीं तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? क्या ड्रामा है ये? किस खुशी में तू भूख हड़ताल कर रही है? जरा बताना मुझे। सुशीला समझ गई थी कि वो नाराज है। आरोही बोली, मुझे क्या ही खुशी होगी माँ, मुझे आज तक इस घर में कोई खुशी नहीं मिली है। फिर तू बताना, खुशी क्या होती है? आरोही अब ठीक से बैठी थी और बोलते हुए उसकी आंखें भर आई थी। सुशीला अब समझ गई कि वो क्यों नाराज है, इसीलिए सुशीला आरोही के पास बैठ गई। अरे मेरी बच्ची, तू समझदार है, तू क्यों ऐसे जिद कर रही है? तू तो जानती है ना कि तेरे पिताजी की सैलरी कितनी कम है। तू क्यों अपने पिताजी को और परेशान कर रही है? मेरी प्यारी बेटी, ऐसे मत कर, चल उठकर खाना खा ले। नहीं खाना मुझे कुछ भी। अब मुझसे दोबारा खाना खाने के लिए मत कहना और पिताजी से कह देना कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। आरोही ने इतना कहा और फिर वो वॉशरूम चली गई। ये बात सुनकर सुशीला को एक झटका लगा। वो बहुत ही परेशान हो गई। वो कमरे से बाहर निकल आई और बाहर आकर महेश का इंतजार करने लगी थी। जैसे ही महेश घर पर आया, सुशीला उसके पास गई। क्या हुआ आरोही की माँ, सब ठीक तो है? इतनी परेशान क्यों है? महेश ने अपनी पत्नी से पूछा। आरोही ने शादी करने से मना कर दिया है और कल रात से उसने कुछ भी नहीं खाया। सुशीला ने महेश को बहुत परेशान होते हुए बताया था। महेश गुस्से से और थोड़ा परेशान होते हुए बोला कि ये सब क्या है आरोही की माँ? मैंने तुझसे कहा था ना कि आरोही की मर्जी पूछ ले, वो अब एंड वक्त पर मना कैसे कर सकती है? मैंने उससे पूछा था। आरोही के पिताजी, वो तो बहुत खुश थी इस रिश्ते की बात सुनकर, मगर कल से वो जिद लगाकर बैठी है और कह रही है कि अगर उसकी सोने के सेट की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो वो ये शादी नहीं करेगी। सुशीला ने कहा, ये क्या बचकाना हरकत है? यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा। तुम अच्छे से जानती हो कि उसकी शादी की तारीख पक्की हो चुकी है और अब ऐसे उसकी शादी करने से मना करना ठीक नहीं है। हम गरीब लोग हैं, हम जैसे तैसे करके अपना गुजारा करते हैं।
वो सोने के सेट की जिद कैसे कर सकती है? महेश ने परेशान होते हुए कहा। आरोही के पिताजी, मेरी तो वो कोई बात ही नहीं सुन रही, तुम खुद जाकर उससे बात करके देखो। उसके कहने पर महेश ने खुद आरोही से बात करनी चाही थी, मगर आरोही का एक ही जवाब था कि जब तक उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी तब तक वो खाना नहीं खाएगी और ना ही शादी करेगी। महेश और सुशीला दोनों सर पकड़कर बैठ गए थे। आरोही ने अपनी ख्वाहिशों की जो लिस्ट महेश के सामने रखी थी, वो थोड़ी थोड़ी करके भी 50,000 तक की थी, और सोने का सेट अलग से उसको पूरा करना महेश के बस की बात नहीं थी। और अब एक तरफ शादी की खबर सब तरफ फैल गई थी, दूसरी तरफ आरोही की इस जिद ने महेश को इस कदर परेशान कर रखा था कि उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। बेचारे वो दोनों पति पत्नी रात में बिना खाना खाए ही लेट गए थे। महेश को पूरी रात नींद नहीं आई थी। सुबह जब वो उठा तो उसने कुछ न कुछ अपने दिमाग में सोच रखा था। आरोही की माँ तो जल्दी से नाश्ता बना रही थी। मैं अपनी बेटी को लेकर आता हूँ, फिर तीनों मिलकर नाश्ता करेंगे, महेश ने सुशीला से कहा। वो सुशीला से इतना कहकर आरोही के कमरे में चला गया। वैसे तो आरोही जाग रही थी, मगर जब उसने अपने पिताजी को आते हुए देखा तो अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था। आरोही बेटा, उठ जा और ये जिद छोड़ दे तू। जैसा कहेगी वैसा ही होगा। मैं तेरी सारी जिदें पूरी करूंगा। चल जल्दी से आजा और नाश्ता कर ले, महेश ने आरोही से कहा। पिताजी, आप सच कह रहे हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मैं नाश्ता कर लूं तो फिर आप अपनी इस बात से पलट जाएंगे? आरोही उठ बैठी थी। नहीं बेटी, मैं सच कह रहा हूँ, सब तेरी ही मर्जी से होगा। बस अब उठकर आ जाना, नाश्ता करते हैं, महेश ने आरोही को देखते हुए कहा था। अच्छा पिताजी, आप चलिए, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आती हूँ, आरोही ने कहा, और फिर वो उठकर वॉशरूम चली गई थी। और फिर थोड़ी देर के बाद आरोही अपने माँ और पिताजी के साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। उसके चेहरे पर खुशी थी कि उसकी ख्वाहिशें अब पूरी होने जा रही हैं, लेकिन वहीं महेश और सुशीला के चेहरे पर बहुत परेशानी थी, ये सोच सोचकर कि वो आरोही की इन जिदों को पूरा कैसे करेंगे। नाश्ता करने के बाद आरोही अपने दोस्त के घर चली गई थी। महेश और सुशीला वहीं बैठे बातें कर रहे थे। सुशीला परेशान होते हुए बोली, आरोही के पिताजी, तुम ये सब कैसे करोगे? मैं नहीं जानता सुशीला, मगर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना तू तो अपनी बेटी को जानती ही है। बचपन से लेकर आज तक उसने अपने इन जिदों को आज के लिए बचाकर रखा था, और अब वैसे भी वो पराई है तो हर हाल में अपनी जिद पूरी करवाएगी। तू परेशान मत हो, मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ, कि कुछ सोचता हूँ मैं, महेश ने खुद परेशान होते हुए कहा था, मगर वो सुशीला को तसल्ली दे रहा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने अपने कामों के लिए चले गए थे। महेश, कहाँ रह गए थे? तुमने बड़ी देर कर दी आने में, मैंने तुमसे कहा भी था कि जल्दी आना, महेश का मालिक मनोज उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बोला। जी मालिक, जानता हूँ आपने जल्दी आने का कहा था, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। वो दरअसल मेरी बेटी मुझसे नाराज थी, उसे मनाने में देर लग गई, महेश ने सर झुकाते हुए जवाब दिया। क्यों बेटी, क्यों नाराज थी? तुम्हारी बेटी की तो शादी होने वाली है ना, तो फिर तुम्हारी बेटी क्यों नाराज है? मनोज ने महेश की बात में दिलचस्पी लेते हुए पूछा था। मालिक, उसकी कुछ छोटी मोटी ख्वाहिशें हैं, वो इन ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती है, मगर आप तो जानते हैं कि मैं एक गरीब इंसान हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं उसकी ख्वाहिशें पूरा कर सकूं। इसीलिए मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो फिर हर महीने मेरी सैलरी में से काट लीजिएगा, महेश ने झिझकते हुए अपनी बात पूरी की थी। महेश, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे घर में पैसों का पेड़ है जो तुम जब भी पैसे मांगोगे मैं तुम्हें तोड़कर दे दूंगा, या फिर मेरे घर में पैसों की बारिश हो रही है? तुम तो जानते हो तुम्हारे अलावा भी इस घर में और नौकर हैं और उनकी सैलरी भी मेरी ही जेब से जाती है। अगर हर रोज कोई ना कोई तुम्हारी तरह मेरे पास पैसे मांगने के लिए आता रहा तो फिर मुझे भी तुम्हारी ही तरह किसी के घर में नौकरी करनी पड़ेगी, मोहन ने नाराज होते हुए कहा था। मगर मालिक, मैंने तो पहली बार, वो भी अपनी बेटी के लिए, उसने अपनी बात को अधूरा ही छोड़ दिया था और शर्मिंदा होते हुए सर झुका लिया। तुम्हारी बेटी तुम्हारी परेशानी है महेश, मेरी नहीं। फिलहाल जाओ, जाकर अपना काम करो, मोहन के कहने पर महेश वहां से चला गया था। महेश यहाँ पर अपने मालिक मोहन के बेटे शौर्य की देखभाल करता था। दरअसल 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट में शौर्य ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। इसी एक्सीडेंट में मोहन की पहली पत्नी यानी शौर्य की मां का देहांत हो गया था। इसके बाद मोहन ने दूसरी शादी कर ली थी और उसने शौर्य का बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया था, मगर उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। डॉक्टर का भी कहना था कि वो अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगा।
अब कुछ नहीं हो सकता था। तब से महेश ही शौर्य की देखभाल करता था। वो सुबह शौर्य के जागने से पहले अपनी ड्यूटी पर आ जाता था और रात में शौर्य को सुलाने के बाद ही घर जाता था। महेश का पूरा दिन सिर्फ शौर्य की देखभाल करने में गुजरता था। वो सारा दिन उसकी देखभाल करता, मगर उसके बदले उसे सिर्फ थोड़े ही पैसे मिलते थे। काम के अनुसार उसकी सैलरी उसे दी जाती तो उसकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा बनती थी। मगर मनोज एक बहुत ही कंजूस आदमी था और उसके साथ ही साथ वो बहुत ही चालाक भी था। दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा कैसे उठाना है, ये कोई उससे पूछता। सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए वो लोगों का हक मारता था। किसी को अपना हक मांगने की परमिशन भी नहीं थी। अगर कोई अपने हक की एक बात करता, तो मनोज उन्हें अपने एहसानों की लिस्ट गिनवा देता, जो न जाने उसने कब-कब किए थे। वो बेचारे सब के सब शर्मिंदा होकर रह जाते थे। मनोज उन्हें धमकाता और कहता कि मैं इतना ही दे सकता हूँ। अगर तुम्हें इतने में ही काम करना है तो ठीक है, वरना तुम लोग यहाँ से काम छोड़कर जा सकते हो। और वो सब के सब खामोश होकर रह जाते थे। आज के टाइम में कहीं काम मिलना आसान नहीं था। खैर, शौर्य की माँ वो एक अच्छी औरत थी। वो अक्सर मालिक से छुपकर नौकरों की मदद किया करती थी, मगर उनके देहांत के बाद तो जैसे मानो उस घर में वीरानियत छा गई हो। नई मालकिन मनोज की तरह ही थी। शायद वो मनोज से भी ज्यादा लालची और कंजूस औरत थी। महेश चुपचाप मालिक के कमरे में चला गया था। शौर्य अभी तक सो रहा था। महेश को उसकी यही बात पसंद थी कि जब तक महेश उसे ना उठाए तो वो उठता नहीं था। फिर महेश ने शौर्य को उठाना शुरू किया। छोटे मालिक उठिए, छोटे मालिक, सुबह का वक्त हो गया है। महेश उसके पास आकर उसे उठाने लगा। फिर उसे उठाने के बाद वो शौर्य के लिए नाश्ता लेने चला गया। शौर्य कमरे से वॉशरूम तक अंदाजे से चला जाता था और खुद ही वापस आ जाता था। इस तरह से तो उसे किसी भी तरह की कोई मोहताजी नहीं होती थी। वो अपने थोड़े बहुत काम तो अपने अंदाजे से ही कर लेता था, मगर फिर भी मोहन महेश को हर वक्त शौर्य के पीछे लगाकर रखता था। शौर्य तो अक्सर महेश से परेशान हो जाता था और कहता था कि चाचा, आप घर चले जाइए, आपने तो मुझे बिल्कुल ही अपना मोहताज कर लिया। मगर फिर भी मोहन महेश को हर वक्त शौर्य के पीछे लगाकर रखता था। शौर्य तो अक्सर महेश से परेशान हो जाता था और कहता था कि चाचा, आप अपने घर चले जाइए, आपने तो मुझे बिल्कुल ही अपना मोहताज कर लिया। मगर महेश उसके नहीं, उसके बाप मोहन की बात सुनता था और उसकी बात ही मानता था। महेश जब नाश्ता लेकर आया तो शौर्य अभी तक वॉशरूम से बाहर नहीं आया था। महेश शौर्य को अपने रूम में नहीं देखकर परेशान हो गया था। छोटे मालिक, छोटे मालिक, क्या हुआ आपको? आप वॉशरूम में हैं? आप ठीक तो है ना? थोड़ी देर के बाद शौर्य वॉशरूम से बाहर आया। छोटे मालिक, आप ठीक है ना? चाचा, लगता है मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आप पिताजी से कहें कि वो मुझे अस्पताल ले जाएं। अच्छा छोटे मालिक, आप नाश्ता कर लीजिए, मैं इतने बड़े मालिक को बुलाकर लाता हूँ। महेश ने शौर्य को नाश्ता दिया और मोहन को बुलाने चला गया। हाँ बोलो, क्या हुआ महेश? मोहन, जो कॉल पर किसी से बात कर रहा था, महेश को देखकर बोला, मालिक, वो छोटे मालिक कह रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अस्पताल जाना है। वो मुझसे कह रहे थे कि मैं आपको बुलाकर लाऊं। महेश ने कहा, क्या हुआ है मेरे बेटे को? मोहन एकदम महेश की तरफ मुड़ा। मालिक, उन्होंने कहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आपको बुला रहे हैं। तुम्हें किस बात की सैलरी मिलती है और तुम्हें क्यों नहीं पता कि उसे क्या हुआ है? मोहन महेश के ऊपर भड़का था। तो महेश बोला, रात तक तो वो बिल्कुल ठीक थे साहब, अब पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। फिर मोहन और महेश दोनों शौर्य के कमरे में गए थे। शौर्य ने अभी नाश्ते के बस एक दो निवाले ही खाए थे। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो ना? मोहन ने शौर्य के पास बैठते हुए पूछा था। कुछ नहीं पिताजी, बस थोड़ा सर में दर्द हो रहा था, तो इसीलिए सोचा कि जाकर चेकअप करवा लेता हूँ। मोहन ने कहा कि अच्छा अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। मोहन ने महेश से कहा कि महेश, ये लो मेरी चाबी और मेरे रूम में जाकर मेरी तिजोरी में से शौर्य की फाइल और कुछ पैसे लेकर आ जाओ। मोहन ने जेब से चाबी निकालते हुए महेश को दी थी। महेश चाबी लेकर मोहन के कमरे में चला गया था। मोहन की दूसरी वाइफ अपने भाई के घर गई हुई थी, इसलिए उसका कमरा खाली था। महेश ने चाबी लगाकर अलमारी खोली थी और लॉकर खोलकर उसके अंदर से फाइल निकाली, तो फाइल के पास कुछ पैसे भी रखे थे और तभी महेश की नज़र उन पैसों पर गई थी। ऐसा नहीं था कि उसने ये पैसे पहली बार देखे थे, इससे पहले भी बहुत बार वो इस अलमारी के पास आया था, लेकिन आज इन पैसों को देखकर उसके दिमाग में जो बात आई थी, उससे पहले उसके दिमाग में ऐसा कभी कुछ नहीं आया था। वो सोच रहा था कि अगर इन पैसों में से थोड़े से पैसे मैंने ले लिए तो किसी को क्या ही पता चलेगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें से थोड़े पैसे ले लेता हूँ,
इन पैसों से मैं अपनी बेटी की ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। यही सोचते हुए महेश ने अपना हाथ उन पैसों की तरफ बढ़ाया था। पहले उसने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा था, ये देखने के लिए कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। उसका दिल बार बार कह रहा था कि ये गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर फिर उसके दिमाग में ये बात आती कि अगर वो थोड़े से पैसे ले लेगा तो उसकी बेटी की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया और उन पैसों में से पैसों की एक गड्डी उठाकर अपनी जेब में रखने लगा। और जैसे ही वो जेब में पैसे रख रहा था, इतने ही देर में मोहन वहां पर आ गया। घबराहट की वजह से महेश के हाथ से पैसे नीचे गिर गए। हरामखोर, नमक हराम, तुझे शर्म नहीं आई? ये सब करते हुए जिस थाली में खाता रहा, आज उसी में छेद कर दिया। कितना भरोसा था तुझ पर, लेकिन तूने मेरे भरोसे का ये सिला दिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मोहन ने गुस्से से कहते हुए महेश के एक थप्पड़ मारा। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझसे गलती हो गई। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं बहुत मजबूर हो गया था। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मोहन महेश के पैर पकड़ते हुए रोने लगा था और उससे माफी मांगने लगा था। माफी इतनी आसानी से नहीं मिलती। तुमने चोरी करने की कोशिश की है, तुम्हें तो जेल भिजवा कर ही रहूंगा। तुम रुको जरा। मोहन ने ये कहते हुए अपना फोन निकाला था और एक नंबर डायल करने लगा था। प्लीज मालिक, ऐसा मत करिए, मैं बहुत मजबूर हो गया था। बेटी की जिद ने मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। मैं ये सब करना नहीं चाहता था। मुझे जान से मार दीजिए, मगर मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। मोहन ने थोड़ा गुस्सा कम करते हुए महेश से कहा, तुम अभी यहाँ से जाओ, मुझे शौर्य को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। मैं पहले वहाँ से आ जाऊँ, फिर तुम्हारा फैसला करूँगा। मोहन शौर्य को लेकर हॉस्पिटल चला गया था। महेश बहुत शर्मिंदा था। उसने जो किया था, ये करने के बाद वो खुद से भी नज़र नहीं मिला पा रहा था। उसके गलत कदम ने उसकी ज़िंदगी भर की गई वफादारी को आज मिट्टी में मिला दिया था और सारी ज़िंदगी के लिए उसके ऊपर चोरी करने का धब्बा लग गया था। महेश बहुत परेशान था कि अब पता नहीं मालिक घर आकर क्या फैसला करेंगे। जब तक मोहन वापस नहीं आया था, महेश वहीं पर ऐसे ही परेशान टहलता रहा था। उसने पल भर के लिए सुकून का सांस भी नहीं लिया था। और फिर जैसे ही मोहन वापस आया, महेश एक बार फिर से उसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा था। देखो महेश, तुमने जो किया है वो माफ़ी के लायक बिल्कुल नहीं है। तुम्हें तो सीधा पुलिस के हवाले कर देना चाहिए और मैं ऐसा ही करूँगा। और मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगा ताकि तुम आगे से कभी ऐसा कुछ ना कर सको, और ऐसा काम करने से पहले तुम 1000 बार सोचो। मोहन उसे थोड़ी सी भी ढील नहीं देना चाहता था। वो महेश से बहुत सख्ती से बात कर रहा था। नहीं मालिक, मुझे जेल मत भेजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कभी सोचूंगा भी नहीं। महेश ने बहुत ही शर्मिंदा होते हुए कहा था। मोहन थोड़ी देर तक महेश को देखता रहा। तुम्हारी बेटी की उम्र कितनी है? थोड़ी देर बाद मोहन ने पूछा। जी मालिक, महेश ने हैरत से कहा। इस टाइम पर उसकी बेटी की बात इन सब में कहाँ से आ गई थी? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पूछा कि तुम्हारी बेटी की उम्र क्या है? मोहन ने फिर से पूछा था। जी मालिक, अगले साल वो 20 की हो जाएगी। मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? महेश ने पूछा। तुमने कहा था कि तुम ये पैसे अपनी बेटी की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए ले रहे थे। उसकी ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जिसको पूरा करने के लिए तुमने चोरी करना सही समझा? इस बार मोहन ने थोड़े रहम दिल से पूछा था, तो महेश उसे सब कुछ बताता हुआ चला गया। मोहन ने कहा, अच्छा तो ये बात है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी की ख्वाहिशें पूरी हो जाएं और मैं तुम्हें जेल ना भेजूं, तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। महेश, जो खुद जेल ना जाने वाली बात सुनकर खुश हुआ था, वहीं शर्त वाली बात सुनकर थोड़ा परेशान भी हो गया था। तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे शौर्य से करा दो। मोहन ने ये बात कहते हुए महेश के सर पर एक बम फोड़ा था। क्या? आप क्या कह रहे हैं मालिक? ऐसा कैसे हो सकता है? महेश ने हैरत से पूछा था। क्यों मुमकिन नहीं है? मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा अंधा है, काबिल है कि तुम्हारी बेटी की हर जिद को पूरा कर सके। लेकिन महेश ने कहा कि मालिक, आपके और हमारे परिवारों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। आप कहाँ और हम कहाँ। महेश ने कहा कि मैंने तुमसे कोई स्टेटस की बात नहीं की है महेश। अगर तुम जेल जाने से बचना चाहते हो तो यही एक रास्ता है। तुम्हें अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करनी होगी, वरना तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। महेश ने थोड़ा गुस्से से कहा था। महेश अपने घर आ गया था। आते ही उसने सारी बात सुशीला को बताई थी, जिसे सुनकर सुशीला भी थोड़ी परेशान हो गई थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आरोही के पिताजी, सुशीला ने कहा।
मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, बस पैसे देखते ही मेरे घर के हालात मेरी आंखों के सामने आने लगे और आरोही की जिद को पूरा करने के लिए थोड़े से पैसे ले लेता हूँ। मुझे कहाँ पता था कि ये सब हो जाएगा और मालिक मुझे माफ़ करने की ऐसी शर्त रख देंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। महेश बहुत परेशान था। तुम मालिक से बात तो करो। आरोही के पिताजी, क्या पता कोई और रास्ता निकल आए, सुशीला ने कहा। मैं सारी बात कर चुका हूँ। आरोही की माँ, मालिक ने मेरी माफ़ी की बस एक ही शर्त रखी है। अगर मैं उनकी शर्त मानता हूँ तो ठीक है, वरना वो मुझे जेल भेज देंगे। महेश ने कहा। वो रात दोनों पति पत्नी ने जागते हुए गुजारी थी और सुबह तक वो दोनों फैसला कर चुके थे। भले ही शौर्य की आंखों की रोशनी जा चुकी हो, लेकिन शौर्य के पास इतना पैसा था कि आरोही तो क्या, उसकी औलाद की औलाद अगर बैठकर भी खाएंगे तो पैसा कम नहीं होगा। महेश ने मोहन को भी अपने फैसले के बारे में बता दिया था कि वो आरोही की शादी शौर्य से करने के लिए तैयार है। माँ, तुम ऐसा कैसे करने दे सकती हो पिताजी को? मैं आरव के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। जब आरोही को इस बारे में पता चला तो उसने पूरा घर सर पर उठा लिया था। सब तेरी वजह से ही हुआ है आरोही, तेरी जिद की वजह से। तेरे बाप ने चोरी करने की कोशिश की और वो एकदम पकड़ा गया। अगर तू नहीं चाहती कि तेरे पिताजी जेल जाएं तो तुझे शौर्य से शादी करनी ही होगी, सुशीला ने थोड़े गुस्से से कहा था। और फिर आरोही के मना करने पर भी किसी ने आरोही की बात नहीं सुनी थी और आरोही की शादी शौर्य से हो गई थी। शादी होने के बाद आरोही शौर्य के साथ उसके बंगले पर चली गई थी और फिर एक नौकरानी ने आरोही को शौर्य के कमरे तक छोड़ दिया था। आरोही ने जब शौर्य के कमरे को देखा तो वो तो उस कमरे को देखते ही रह गई। कमरा बहुत आलीशान था और बहुत बड़ा था। गेट पर नॉक होने की वजह से आरोही बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि शौर्य तो अंधा है, इसलिए उसे इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। आरोही बेड पर बैठ गई। शौर्य अपने अंदाज से चलते हुए आकर बेड पर बैठ गया था। उसने अपना हाथ आरोही की तरफ बढ़ाना चाहा था, मगर इससे पहले ही आरोही अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। देखो, मेरे पास भी मत आना। मैंने ये शादी सिर्फ मजबूरी में की है। मैं किसी और को पसंद करती हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहना। आरोही ने शौर्य को वार्न किया था। आरोही ने देखा कि शौर्य ने आरोही की बात सुनकर अपना हाथ पीछे कर लिया था और वो वहां से उठकर कपड़े चेंज करने के लिए जाने लगा तो आरोही को लगा जैसे कि शौर्य उसकी ही तरफ आ रहा है। वो ये सब देखकर हैरान हो गई थी। वो तो अंधा था, फिर वो आरोही की तरफ कैसे आ रहा था? आरोही को ऐसा लगा कि शौर्य उसकी तरफ ही देख रहा हो। आरोही हैरान होकर शौर्य को देख रही थी। जब वो उसके पास से गुजरता हुआ पीछे ड्रेसिंग रूम में चला गया था, उसके जाने के बाद आरोही ने चैन का सांस लिया था और फिर खुद भी अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। शौर्य वापस आया तो उसके अपने कपड़े बदले हुए थे। वो आरोही की तरफ नहीं गया था और बेड के दूसरी साइड जाकर सो गया था। आरोही ने भी अपने कपड़े चेंज किए और बेड की दूसरी साइड आकर लेट गई। करवट बदलते बदलते वो कब सो गई थी, उसे खुद को पता ही नहीं चला था। दिन अब यूं ही गुजरने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि आरोही धीरे धीरे आरव को भूलकर शौर्य का ख्याल रखने लगी थी, क्योंकि शौर्य की वजह से आरोही की सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही थी। आरोही कुछ दिन में ही बदल गई थी। महंगे कपड़े, महंगे जूते चप्पल, महंगी ज्वेलरी, महंगा मेकअप और महंगे परफ्यूम्स और महंगे से महंगा फ़ोन, यही सब शौक थे आरोही के और वो शौर्य के पैसों से अपने सारे शौक पूरे कर रही थी। मोहन उसकी हर हरकत को नोट कर रहा था, मगर जब आरोही इन सब चीज़ों के साथ साथ शौर्य का ख्याल भी रखती तो मोहन को ये देखकर तसल्ली हो जाती। उसका दिल उसे यही कहता था कि उसने गलत फैसला नहीं किया। आरोही, क्या तुम प्लीज़ मेरी हेल्प कर सकती हो? आरोही रूम में बैठी हुई अपने लाए हुए मेकअप के न्यू प्रोडक्ट्स चेक कर रही थी। तभी शौर्य रूम में आकर आरोही से कहने लगा तो आरोही ने मुंह बनाते हुए कहा था, क्या हेल्प चाहिए? और घर के सभी नौकर काम करने में बिजी हैं। मेरे कपड़े प्रेस नहीं हुए हैं, तुम मुझे मेरे कपड़े प्रेस करके दे दोगी? शौर्य आरोही की तरफ देखकर ही बात कर रहा था। पता नहीं आरोही ने क्या सोचा। उसने शौर्य से कहा, अरे शौर्य, आपसे किसने कहा है कि आपके कपड़ों पर प्रेस नहीं है? मैंने कल रात ही आपके 3-4 जोड़ी कपड़े प्रेस करके रखे थे। आप रुकिए, मैं आपको देती हूँ। आरोही ने इतना कहा और उठकर अलमारी की तरफ आई थी। एक सूट निकाला और उस सूट को हैंगर में लटकाते हुए शौर्य को दे दिया। ये लीजिए शौर्य, आप रेडी हो जाइए, मैं इतने आपके लिए जूस बनाकर लाती हूँ। आरोही इतना कहकर रूम से बाहर चली गई। शौर्य ने हाथ से छूकर उस सूट को देखा था और फिर बेड के एक साइड पर वो सूट रख दिया था। उसने वो सूट नहीं पहना था।
आरोही को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। कैसे हो आरव? आरोही आरव से मिलने आई थी। वो अभी भी आरव से मिलती थी। सारा पैसा शौर्य का था और उस पर राज आरोही और आरव कर रहे थे। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आरव ने आरोही से पूछा। मैं भी ठीक हूँ, मगर मैं तुम्हारे बिना ठीक नहीं हूँ आरोही। आरव ने थोड़े दुखीपन से आरोही से कहा था। बस थोड़े दिन की बात और है, फिर मैं प्रॉपर्टी के कागजात पर शौर्य के सिग्नेचर करवा लूं और उसको जहर देकर मार दूं, तो फिर मुझे तुम्हारे पास ही तो आना है। आरोही ने आरव के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा था। दोनों ने मिलकर खाना खाया और फिर दोनों ने साथ मिलकर शॉपिंग की थी। आरोही शाम के वक्त घर आई थी। कहाँ थी तुम अब तक? मोहन उसी के इंतजार में बैठा था। जैसे ही आरोही घर में आई, मोहन ने उसे एकदम पूछा, तो वो कहने लगी कि मैं थोड़ी शॉपिंग करने गई थी। मौसम चेंज हो रहा है, तो मैंने सोचा अपने और शौर्य के लिए थोड़ी शॉपिंग कर लूं। आरोही के चेहरे का रंग उड़ गया था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा था और फिर अपने कमरे में आ गई थी। शौर्य भी जब कहीं गया हुआ था, वक्त गुजरने लगा था। आरोही को शौर्य के साथ रहते हुए 6 महीने हो गए थे, मगर अब आरोही बहुत डरी डरी रहने लगी थी। आरोही को अब ऐसा लगता था जैसे कोई उस पर नजर रख रहा है। बहुत बार तो आरोही को शौर्य पर शक हुआ था, मगर फिर आरोही ने खुद को समझाया कि शौर्य तो देख नहीं सकता, फिर वो उस पर नजर कैसे रखेगा, और एक अंधा इंसान भला कैसे किसी पर नजर रख सकता था। आरोही ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि अब वो शौर्य से अपना पीछा छुड़ा लेगी। एक रात आरोही बेखबर सो रही थी कि अचानक आरोही को ऐसा लगा जैसे कि कोई उसके पास बैठकर उसे घूर रहा है। वो एकदम से घबराते हुए उठ बैठी। उसने देखा तो शौर्य उसके पास बैठा हुआ था। शौर्य की नजरें आरोही की तरफ ही थी। क्या हुआ शौर्य? मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए ला दो प्लीज। शौर्य ने जिस तरह से कहा था, आरोही को उठकर जाना पड़ा था। आरोही जब तक खाना लेकर आई, शौर्य अपना काम कर चुका था और फिर शौर्य ने चुपचाप खाना खाया। आरोही शौर्य को ही देखती रही थी। आरोही के दिमाग में एकदम से क्या आया कि वो शौर्य के पास जाकर बैठ गई और फिर उसने शौर्य से बातों ही बातों में प्रॉपर्टी के कागज साइन कर लिए थे और शौर्य को एक दूध का गिलास पीने के लिए दे दिया था। शौर्य ने भी चुपचाप दूध पिया और फिर वो सो गया था। ये सब देखकर आरोही बहुत खुश हुई और फिर वो भी खुशी खुशी सो गई। वो शौर्य को मारकर उसकी प्रॉपर्टी हड़प कर इस घर पर खुद राज करना चाहती थी। सुबह होते ही आरोही ने सब घर वालों को इकट्ठा किया और बोली कि आज से ये घर मेरा है और अच्छा होगा आप सब लोग अपने रहने का कहीं और इंतजाम कर लें। आरोही की ये बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए थे। मोहन के तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी और वही महेश तो अपना सर पकड़कर बैठ गया था। ये सब क्या है आरोही? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? महेश गुस्से से आरोही को डांटते हुए कहने लगा, पिताजी, मैंने ये सब हमारी खुशियों के लिए किया है। अब हम भी अमीर हो गए हैं और अब हमें किसी की भी नौकरी करने की जरूरत नहीं है। आरोही बहुत खुशी से महेश को ये सब बताने लगी। उसके इतना कहते ही महेश ने एक जोरदार थप्पड़ आरोही के गाल पर मारा था। थप्पड़ खाकर आरोही जमीन पर गिरी थी। मालिक, ये आपकी मुजरिम है, आप इसे जो भी सजा देना चाहें दे सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। महेश मोहन से कहने लगा था, तुम माफी मत मांगो महेश, इसने तो हमें अपनी औकात दिखाई है। इतने ही पीछे से आवाज आई, पिताजी आप बेफिक्र रहें, ये जो भी कह रही है वो सब एक धोखा है और सच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये आवाज सुनकर आरोही हैरान हो गई और उसने पीछे पलटकर देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसके जो सामने खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि शौर्य था। वही शौर्य जिसको कल रात आरोही ने दूध के गिलास में जहर डालकर दिया था। अब उसे जिंदा देखकर आरोही के होश उड़ गए थे। आरोही ने कहा, तुम यहाँ कैसे? ये तुम नहीं हो सकते हो। फिर शौर्य ने कहा कि इतना हैरान मत हो आरोही, मुझे पहले से पता था कि तुम ऐसा ही करोगी। मैं तो पिछले एक हफ्ते से तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा हूँ। मुझे तुम्हारी हर चाल के बारे में पहले से पता था। तुम्हारा आरव से मिलना, प्रॉपर्टी के कागज पर सिग्नेचर लेना और दूध के गिलास में जहर मिलाना, ये सारी बात मैं जानता था। इसलिए मैंने तुमसे खाने का बहाना किया और तुम्हारे कमरे से जाते ही प्रॉपर्टी के कागज बदल दिए और किचन में तुम्हारे जाने से पहले ही मैंने दूध का गिलास भी बदल दिया था। ये सब सुनकर आरोही हैरान हो गई। लेकिन तुम तो अंधे हो ना, तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो? तो फिर शौर्य ने सबको बताया कि उसकी आंखें तो 15 दिन पहले ही ठीक हो गई हैं। जब अचानक उसके सर में तेज का दर्द हो रहा था और वो डॉक्टर से चेकअप कराकर घर आया था,
तो डॉक्टर ने उसे बताया था कि तुम्हारा ये सर में दर्द होना कोई आम बात नहीं है, बल्कि इस बात का इशारा है कि हो सकता है तुम्हारी आंखों की रोशनी फिर से वापस आ जाए। डॉक्टर ने मेरा इलाज अच्छे से किया और मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। मैं ये बात सबसे पहले तुम्हें बताना चाहता था, आरोही, मगर जैसे ही मैं तुम्हें बात बताने कमरे में आया तो मैंने तुम्हें आरव से कॉल पर बात करते हुए सुन लिया था, और फिर जब से मैंने तुम्हारे ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। मगर अफसोस आरोही, तुम्हारी ये सारी कोशिशें नाकाम हुई हैं। ये रहे प्रॉपर्टी के असली कागजात जिन पर तुम मेरे साइन करवाना चाहती थी। ये सब बताते ही हुए प्रॉपर्टी के पेपर्स उसने मोहन को दिए थे। नहीं, ये नहीं हो सकता शौर्य, कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं आरोही, ये सब सच है। शौर्य ने कहा कि नहीं, ये हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? आरोही पागलों की तरह चिल्लाने लगी। आरोही को तो इस बात का पता भी नहीं था कि शौर्य उसके साथ ऐसा करेगा। उसकी चाल उसके ऊपर ही भारी पड़ गई थी, और फिर मोहन ने आरोही को पुलिस के हवाले कर दिया था और शौर्य ने उसके ऊपर हाफ मर्डर का केस किया था। ये सब जब आरव को पता चला तो आरव ने भी आरोही से अपना पीछा छुड़ा लिया, और वो तो ये शहर छोड़कर ही भाग गया था। ऊपर वाले ने आरोही को अच्छी खासी जिंदगी जीने का एक मौका दिया था, मगर ज्यादा लालच ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। आरोही के पास जो कुछ भी था वो सब भी उससे छिन गया। जब पुलिस आरोही को लेकर जा रही थी तब उसके चेहरे पर डर भी और पछतावा भी था, और घबराहट भी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर पहले तक जो खुद को इस घर की मालकिन बता रही थी, वही अब सबके सामने झुकी हुई खड़ी थी। मोहन के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन एक बाप होने के नाते उसके दिल में दर्द भी था। महेश और सुशीला एक तरफ खड़े थे और उन्हें लग रहा था जैसे उनकी परवरिश पर ही सवाल उठ गया हो। शौर्य ने पुलिस वालों से कहा कि अभी आप इसे ले जाइए, लेकिन मैं बाद में आपसे बात करूंगा। पुलिस उसे लेकर चली गई और घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। महेश रोते हुए शौर्य के पास आया और उसके पैरों में गिर गया। उसने कहा, छोटे मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर उस दिन मैं पैसों के लालच में ना आता तो आज ये सब नहीं होता। मेरी वजह से सब कुछ बिगड़ गया। शौर्य ने तुरंत उसे उठाया और कहा, काका, ऐसा मत कहिए। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन एक गलती की वजह से पूरी जिंदगी खत्म नहीं हो जानी चाहिए। मोहन ने सख्त आवाज में कहा, शौर्य, उसने तुम्हें मारने की कोशिश की है, ये कोई छोटी बात नहीं है। शौर्य ने शांत रहकर जवाब दिया, मुझे सब पता है पिताजी, लेकिन अगर हम उसे सजा दिलाकर ही खुश हो जाएंगे तो क्या सब ठीक हो जाएगा? अगर वो सच में बदल जाए तो शायद बात कुछ और हो सकती है। उसी रात शौर्य ने अपने वकील से बात की और कहा कि वो केस वापस लेना चाहता है, लेकिन एक शर्त पर। अगले दिन पुलिस स्टेशन में सब लोग मौजूद थे। आरोही की हालत ठीक नहीं थी, वो रो रही थी और डर के मारे कांप रही थी। शौर्य उसके सामने जाकर खड़ा हुआ और बोला कि मैं केस वापस ले सकता हूँ, लेकिन तुम्हें सबके सामने सच बोलना होगा और अपने पिताजी से माफी मांगनी होगी, और ये वादा करना होगा कि आगे की जिंदगी ईमानदारी से जियोगी। आरोही रो पड़ी और महेश के पैरों में गिरकर बोली, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में अंधी हो गई थी। आपने मुझे सादगी सिखाई थी, लेकिन मैंने सब भुला दिया। महेश की आंखों में भी आंसू थे। उसने उसे उठाया और कहा कि गलती बड़ी है, लेकिन अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। शौर्य ने केस वापस ले लिया और पुलिस ने चेतावनी देकर आरोही को छोड़ दिया। जब सब घर लौटे तो मोहन ने पूछा, अब इस रिश्ते का क्या होगा? शौर्य कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ये रिश्ता मजबूरी में बना था, इसमें भरोसा नहीं था, इसलिए इसे खत्म करना ही सही रहेगा। मैं आरोही को आज़ाद करता हूँ। आरोही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन वो समझ चुकी थी कि अब ये रिश्ता चल नहीं सकता। कुछ समय के बाद दोनों अलग हो गए। शौर्य ने उसे इज्जत के साथ विदा किया। जाते वक्त उसने बस इतना कहा कि जिंदगी तुम्हें दूसरा मौका दे रही है, इस बार इसे सही से जीना। आरोही अपने माता पिता के साथ वापस चली गई। पहले उसे महंगी चीजों का शौक था, लेकिन अब उसने इतना सादा जिंदगी अपनाई। उसने नौकरी ढूंढी और एक स्कूल में काम करने लगी। बच्चों के साथ समय बिताते हुए इसे समझ आया कि असली खुशी दिखावे में नहीं बल्कि सुकून में होती है। आरव जो मुसीबत के समय उसे छोड़कर भाग गया था, वो अब उसकी जिंदगी में कहीं नहीं था। उसे भी समझ आ गया कि जो रिश्ता सिर्फ पैसे पर टिका हो वो मुश्किल में साथ नहीं देता। इधर शौर्य ने अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने पिता के साथ बिजनेस संभाल लिया, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा समझदार हो गया था। उसने एक ट्रस्ट शुरू किया जो जरूरतमंद लड़कियों की पढ़ाई में मदद करता था। वो चाहता था कि कोई लड़की सिर्फ मजबूरी की वजह से गलत रास्ता ना चुने। मोहन अपने बेटे को देखकर खुश होता था। एक दिन उसने कहा कि मुझे तुम पर गर्व है शौर्य।
शौर्य ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, अब समझ आया कि सिर्फ सख्ती से नहीं बल्कि समझदारी से भी घर चलता है। महेश ने मोहन से माफी मांगते हुए कहा, आपने मेरी बेटी को बचा लिया, यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मोहन ने कहा, अब ये मालिक और नौकर का रिश्ता नहीं रहा, हमने सबक सीख लिया है। समय बीतता गया और धीरे धीरे सबकी जिंदगी पटरी पर आने लगी। कुछ साल के बाद शौर्य की जिंदगी में एक नई लड़की आई जो उसके ट्रस्ट में काम करती थी। वो सीधी सादी और समझदार थी। दोनों के बीच धीरे धीरे भरोसा बना और फिर उन्होंने शादी कर ली। इस बार ये रिश्ता बराबरी और समझ पर बना था। मोहन की आंखों में खुशी थी क्योंकि इस बार फैसला उसके बेटे ने खुद लिया था। उधर आरूही भी पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने अपने माता पिता की सेवा को ही अपना फर्ज मान लिया था। एक दिन स्कूल के कार्यक्रम में शौर्य मुख्य अतिथि बनकर आया। दोनों आमने सामने आए तो पुरानी बातें याद आईं, लेकिन अब दिल में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं थी। कार्यक्रम के बाद आरोही ने कहा, अगर तुम मुझे सजा दिलवा देते तो शायद मैं कभी बदल ही ना पाती। शौर्य ने जवाब दिया कि हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन उसे साबित करना उसी के हाथ में होता है। अब सबकी जिंदगी अलग राह पर थी, लेकिन सबने अपनी गलती से सीख लिया था। घर में फिर से शांति थी, रिश्तों में भरोसा लौट आया था और सबसे बड़ी बात यह थी कि सब समझ चुके थे कि लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, लेकिन अगर समय रहते समझ आ जाए तो जिंदगी दोबारा भी संभल सकती है। ये कहानी सजा पर नहीं बल्कि बदलाव पर खत्म हुई, क्योंकि कभी कभी गिरकर ही इंसान उठना सीखता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।